मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और हमारी सेकंड ईयर फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो देखे थे। आज जो हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, करंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है, किस तरह ये फ़्लो करते हैं एक सर्किट के अंदर, या ओवरऑल इसका ओवरव्यू है इस चैप्टर के अंदर। हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे पिछले पूरे चैप्टर के अंदर। हमने चार्ज के बारे में, चार्ज को स्टडी किया कि चार्ज क्या चीज़ होती है। जो हमारा इस चैप्टर के अंदर सारा नुक्ता नज़र रहेगा, जो भी हमारी बात का मेन पॉइंट रहेगा, वो करंट के मुतालिक होगा। करंट क्या चीज़ है? करंट बेसिकली हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस का करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आई आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अगर उन्हीं चार्जेस को हम फ्लो करवाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब उनकी मेजरमेंट लेते हैं, वो करंट कहलाती है। ठीक है, ये बेसिकली करंट है। करंट, इसका करंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करनी है। हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर इस चैप्टर का कुछ पोर्शन शामिल है। जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। उस पोर्शन से हमें क्या क्या चीज़ करनी है और क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी। फ़िलहाल के लिए स्मार्ट सिलेबस है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा काम का सिलेबस है, जो हमने हिस्सा है, वो ही हम करें, क्योंकि पेपर हमने उसी से देना है, टाइम की हिसाब ध्यान में रखते हुए। बाकी फिर चीज़ें हैं कि अपने नॉलेज के लिए हमने पढ़नी है, जितनी हम पढ़ सकते हो मैक्सिमम नॉलेज, तो जितना भी हासिल किया जाए उतना थोड़ा है। चलेंगे, आज का जो हमारे टॉपिक के अंदर शामिल होगा वो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन अपॉन टेम्परेचर होगा। एंड कलर कोड्स फॉर कार्बन सिमिलरली, ये हमारी कुछ चीज़ें होंगी, हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, कलर कोड्स फॉर कार्बन और इलेक्ट्रिक करंट को हमने स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, इसको हम करंट कहते हैं। करंट की आगे दो किस्में होती हैं, एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। जो कन्वेंशनल करंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट के साथ साथ ऑपोजिट भी होती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। यूँ कि हम समहाउ यही हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक, ये इस्तेमाल होता है कि दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर एक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है तो दूसरा करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। जो कन्वेंशन होती है, जो हमने फ़र्ज़ की होती है खुद से, हम एक चीज़ को ले लेते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कि पॉइंट चार्ज जो हम लेते हैं, सोर्स चार्ज जो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला जो सोर्स चार्ज होता है, उस सोर्स चार्ज को हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है पॉजिटिव ही लेना है, तो ये हमने खुद से फ़र्ज़ किया हुआ है, ऐसी कोई बात हकीकत के अंदर है नहीं। तो करंट भी दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होगा तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन ले जाती है। और जो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट इन सर्किट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट करंट व्हिच पासेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। जो कन्वेंशन हमने फ़र्ज़ की हुई है वो हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज को तरजीह दी हुई है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट फ्लो करता है, ये कन्वेंशनल करंट होता है, ये हमारी तरजीह होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ये करंट हमारा फ्लो करता है। ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, ये आपको देखने चाहिए, ज़रूर देख लीजिएगा इनको। जो हमारे हमें चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, एक कोई कंटेनर है, आप कह सकते हैं समहाउ कंटेनर उसको नाम दे सकते हैं। कंटेनर है या कोई शेप है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ये है, इसमें एटम्स मौजूद हैं। अब एटम्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होते हैं तो ये फ्री ना होते। फ्री का मीन कि मतलब ये वैसे ही फिर रहे होते हैं, जैसे आवारा लोग होते हैं ऐसे आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी मर्जी से लूजली होते हैं, तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन इसने शो किए हैं बाकायदा। तो ये रैंडम डायरेक्शंस के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। कब तक? वैसे ही जब इनको हम आज़ाद रखते हैं। फिर क्या होता है, जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं
ये यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी या एमसीक्यू टाइप चीज़ आ सकती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। The drift velocity of the order of this, whereas the velocity of free electrons at room temperature due to thermal motion is several hundred किलोमीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। कोलिजन्स जब इनकी होती हैं आपस के अंदर, ड्रिफ्ट क्या आ जाता है कि कोलिजन्स होती हैं उसके नतीजे में इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। ज़ाहिर बात है जब धक्कम पेल होगी तो लोग आपस के अंदर टकराती हैं, चीज़ें टकराती हैं तो मोशन होती है, वो मोशन होती है उस कोलिजन की वजह से, उसको नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इस केस के अंदर। फिर जब हम उसी कंडक्टर को, उसी कंटेनर को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम जब इसको कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो जो हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बैटरी की वजह से। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चूंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर स्टेब्लिश हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनकी कोशिश होती है, और ये साइड नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करके पॉजिटिव की डायरेक्शन में भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। ये कुछ बेसिक बात थी। नेक्स्ट हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लीजिएगा ज़रा, इससे कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, कंडक्टर से टाइम भी दिया हुआ है इन दिस 1 माइक्रो सेकेंड। फाइंड द करंट इन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज दिस। चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है और एन गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट, नंबर ऑफ चार्जेस हमें गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर रहे हैं, टाइम गिवन है, और क्यू गिवन है, हमने आई फाइंड करना है। तो आई का फार्मूला एक तो होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, जो क्यू है चार्ज, इसके अंदर आगे उसने फिर दो चीज़ें दी हुई, एन और ई दोनों गिवन है हमें, एन भी गिवन है, ई भी गिवन है, एन नंबर ऑफ चार्जेस जो उसने बताए हैं, और ई जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो भी गिवन है। तो हम सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ करंट है, ये भी पता होने चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट वगैरह हम देने होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। उससे पहले ओहम लॉ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट। ओहम लॉ क्या होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उस कंडक्टर के जो दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है across its end provided the physical state such as temperature of the conductor remains constant, v is directly proportional to I। ये बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के दरमियान होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। v इज इक्वल टू आई आर। जब इसको हम डायरेक्ट रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो आई के साथ आर लगता है, ये आर होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो रेजिस्टेंस के बारे में नहीं है, वो रेजिस्टिविटी के बारे में। अगेन के यूनिट्स है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं इसको, वोल्टेज जो आपका दिल करे कह सकते हैं। आई करंट एम्पियर्स के अंदर मेजर किया जाता है, ये इनकी यूनिट्स हैं जो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है जी, फिर इनके सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन है, ये हमारा हिस्सा नहीं है सिलेबस का। हमारा पहला टॉपिक जो है ये है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है और टेम्परेचर के अंदर उसकी, टेम्परेचर के ऊपर उसकी डिपेंडेंस क्या होती है, कैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये इसकी, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी डिपेंडेंस क्या होगी, रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। हम ये कोई एक बना लेते हैं इसको। अ, जी तो हम ये बना लेते हैं एक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, जैसे अभी हमने देखा था उस शेप का। ये को मेटालिक कंडक्टर है सपोज, इसमें से चार्जेस, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी शेप क्लोज कर लेते हैं। जी तो हम इसकी शेप को क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज शेप है, इसमें चार्जेस भी मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज इस डायरेक्शन के अंदर चार्जेस भी हैं
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। चार्जेस के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, सॉरी एटम्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं एक सरफेस के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है? रेजिस्टिविटी बेसिकली जैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी दो चीज़ें सिमिलर हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्ट होता है किसी चीज़ का पास होना, रेजिस्टिविटी होता है कि किसी चीज़ की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई किसी चार्ज को या चार्ज के फ्लो के अंदर, रेजिस्टेंस बेसिकली रुकावट को कहा जाता है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से, या वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, इनको रोकती है, वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब ये रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अगर चार्जेस ज़्यादा होंगे इसके अंदर, ज़्यादा लंबी ये जो भी हमारी शेप है, इसको कंडक्टर कह लें, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ एल अगर ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? अगर कंडक्टर की लेंथ कम, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसको हम रखते हैं कांस्टेंट, कहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कांस्टेंट है। और जो लेंथ है इसको हमने चेंज करना है। लेंथ के चेंज करने से क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया एक कांस्टेंट रखा, लेंथ ये है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर ज़्यादा बड़ा क्लास है, क्लासरूम है, लंबी क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अगर उसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो जो ही टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है, क्या होता है? जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा मौजूद हैं उसके अंदर, तो सारे स्टूडेंट सीधे होकर बैठे हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे ये कंटेनर या जो भी कंडक्टर है ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो सारे तरतीब के साथ चलते जाएंगे, स्मूथ चलेंगे। और जो ही टीचर क्लास से बाहर जाएगा, लंबी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास है, तो स्टूडेंट्स आपस के अंदर ए, बातें करेंगे और अपने एक ग्रुप बना के बैठ जाएंगे, उसके अंदर शोर होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ होगा। अगर क्लासरूम ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा बच्चे बिठाए जाएंगे और ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस होंगे, ज़्यादा कुलियन होगी, तो एक दूसरे को पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, सारा माहौल डिस्टर्ब होगा। ये जो माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्या चीज़ है? ये असल के अंदर वो रेजिस्टिविटी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो क्लास के माहौल को सही करने के बजाय उसको ख़राब कर रही है। ये वो रेजिस्टिविटी है, सही माहौल में जो रुकावट पैदा हो रही है, बेसिकली रेजिस्टिविटी रुकावट, रुकावट पैदा हो रही है, वो है। ये रुकावट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो रेजिस्टिविटी है, रुकावट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। सिमिलरली अब आते हैं बात एरिया के ऊपर। अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वो एरिया जहाँ से ये चार्जेस फ्लो करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। जैसा कि दरवाज़ा है, अगर दरवाज़ा छोटा सा लगाया हुआ है तो ज़्यादा कम लोग इसमें से पास कर सकते हैं, कम चार्जेस गुजरेंगे। अगर दरवाज़ा को बड़ा कर देते हैं हम, ज़्यादा दरवाज़ा खोल देते हैं या बड़ा दरवाज़ा लगा देते हैं, तो उसमें से एक टाइम में ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। तो ये वो चीज़ है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो जो रुकावट है वो ज़्यादा होने के बजाय रुकावट कम होगी। तो यहाँ से जो हमें अगली चीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है जी, बात समझ आई कि लेंथ अगर ज़्यादा होगी इस कंडक्टर की तो इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कंडक्टर की कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, जाहिर सी बात है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनको इकट्ठा करते हैं इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 होती है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। फिर जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वालिटी का साइन आता है और साथ में कोई कांस्टेंट भी लगता है। तो इक्वालिटी का साइन आएगा, साथ कांस्टेंट भी आएगा। वो जो साथ कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये जो रो है ये होती है वो रेजिस्टिविटी। रो रेजिस्टिविटी, यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकलती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे ए क्या चीज़ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आर क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी है। एल क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और ये आर क्या चीज़ है? इस आर को नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। ये ज़रूरी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक बात ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर होगी। वापस आते हैं, ये बात थी जो हम इसने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ।
2-3 लाइनों के अंदर इस बात को क्लियर किया हुआ है, तो अब हम देख लेते हैं यूनिट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स क्या होंगे इस रेजिस्टिविटी के, जो रेजिस्टिविटी हमने निकाली है इसके यूनिट्स क्या होंगे। आर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है क्या होता है, ओहम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। और साथ में एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट निकला ऐसा यूनिट, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ओहम इंटू मीटर के। ठीक है जी, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, ये ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट आया। इसके एक ऑपोजिट क्वांटिटी भी होती है रेजिस्टिविटी के, वो होती है कंडक्टिविटी, गुजरने देने की सलाहियत, करंट को गुजर देने, रास्ता देने की सलाहियत, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होती है ऐसे कंडक्टेंस होती है, और जैसे रेजिस्टिविटी होती है ऐसे कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस आर, और इसका यूनिट जो होता है मोहो, इसको उल्ट कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का चूंकि था ओहम था, तो इसको मोहो कर दिया जाता है, MHO। आर साइमन, इसको नाम दो तरह से दिए जाते हैं। अब लाइक वाइज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये सिग्मा जो है ये कंडक्टिविटी है, जैसे कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो ऐसे ही होगा, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी होगा, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ये रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की दोनों की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारी आती है कैलकुलेशन इसकी, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे कैलकुलेशन को। अब अगली बात फिजिकल डिपेंडेंस की आती है, कि किस तरह रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ये तो हमने टॉपिक जो इतना पढ़ा है ना, ये टॉपिक था रेजिस्टिविटी तक, तो हमने पढ़ ली बात। अब अगली बात जो आएगी बुनियादी चीज़, वो आएगी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये अगला पार्ट है इसी पूरे टॉपिक का। इसके अंदर है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आल्सो। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रिकॉलिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू कोलिजन। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों भला, ये जो बात अभी हमने की कि ज़्यादा पावर की बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हर्डल पेश आएंगी, रास्ते के अंदर रुकावट पेश आएंगी, कुलियन ज़्यादा हो जाएंगी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। वो कुलियन इनके रास्ते के अंदर ज़्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा परेशानी बनेगी करंट के फ़्लो में, करंट के फ़्लो में कमी आ जाएगी। ये इसकी ये रीज़न है। एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द लैटिस इंक्रीजेज एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। ये वो चीज़ें जो आपको इसके टॉपिक के अंदर लिखनी होंगी। जब आपको टॉपिक पेपर के अंदर आता है या टेस्ट के अंदर आता है तो ज़ाहिर बात है आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए जो आपने लिखना है। तो ये वो डाटा है जो लिखने वाला है। अब ये आता है कि इसका डिपेंड किस चीज़ पे होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को मैं फिर से नए उसमें लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू रो, रो इज इक्वल टू RA/L। रो इज इक्वल टू RA/L। हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि रो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर और लेंथ के ऊपर। असल के अंदर ऐसा नहीं है, ये इनमें से किसी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही रेजिस्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जस्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। बेशक हमें इसके अंदर ये नज़र नहीं आ रही है कैसे, इन पर डिपेंड कैसे नहीं करती। R/L, मैं इसको रिलेशन को लिखता हूँ, रो इज इक्वल टू R/L इंटू ए, अलहदा से ऐसे करके लिख लेता हूँ, ए अलहदा कर दिया, R/L अलहदा कर दिया। R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है। हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, जितनी लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यहाँ से क्या चीज़ पता चल रही है, यहाँ से ये चीज़ समझ आ रही है कि जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये भी बढ़ जाएगी, लिहाजा दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जितने एक में बड़े इजाफा होगा दूसरा दूसरे में भी उतना होगा, डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगी।
साथ में रहेगा एरिया। अब चेक करते हैं कि एरिया पे कैसे है। 1/L अलग कर देते हैं और इंटू ए इकट्ठा कर लेते हैं। जी, अब ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये यहाँ पे चीज़ शो हो ये कर रही है कि जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। कैसे, ये दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इधर इसके पास जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रह जाएगा। क्या मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही हो तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे किस केस के अंदर हम देख रहे थे, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इस केस के अंदर हमने देखा। फिर हम मोमेंटम का केस ले लेते हैं या वर्क का केस ले लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी जे। ठीक है जी, इसी तरह से और भी कोई केस लिए जा सकते हैं समझने के लिए कि एक चीज़ अगर ज़्यादा हो रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही होती है, एक चीज़ कम हो दूसरी ज़्यादा हो, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर अगर हों तो इनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। ये चीज़ शो कर रही है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ना ही रेजिस्टेंस पे शो करती है, एक्ट करती है, डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ना ही लेंथ पे, किसी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और किस तरह से करती है वो हम अभी देख लेते हैं किस तरह से करती है डिपेंड। अब ये हुआ कि जब एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को देखते हैं वेरी स्टार्ट के ऊपर, कोई पॉइंट है जहाँ पे हम स्टार्टिंग ले रहे हैं पॉइंट ज़ीरो टाइम के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है जो भी कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो है। फिर जब थोड़ा टाइम टी गुजरा उसके बाद उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आर टी हो जाती है। ये ठीक है जी, ये इसको आप अपने अल्फाज के अंदर जिस तरह से बेहतर अंदाज के अंदर लिखना चाहें या आपकी कीबुक में जिस तरह से भी कोई इसकी वर्डिंग हो आप वर्डिंग देख सकते हैं क्या है। बहरहाल जो इसका बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए ये किस तरह से आ रहे हैं। आर नॉड है स्टार्ट के ऊपर, जब हमने रीडिंग स्टार्ट नहीं की या हमारा वेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, जब टेम्परेचर टी हो जाता है तो उसके मौके पे हमारी रेजिस्टेंस आर टी बन जाती है। ये ज़ीरो टाइम के ऊपर है, ये टी टाइम के ऊपर है। फिर जब हम इन दोनों की डिफरेंस लेना चाहते हैं, डिफरेंस हमेशा लिया जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का, आर टी माइनस आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम ये सारी चीज़ लेते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है अल्फ़ा कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का हमारे पास कोफिशेंट आ जाता है। फिर आर नॉट एंड आर टी क्या चीज़ें हैं, ये नीचे गिवन है। आर नॉट और आर टी टेम्परेचर हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड या टी टेम्परेचर, इसके ऊपर ये मौजूद है। ठीक है जी, चलें। एज रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी रो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इक्वेशन जो हमने बनाई है अभी, ये वाली रेजिस्टिविटी वाली, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, तो इस इक्वेशन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी लिखा जा सकता है और इस इक्वेशन को टी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, इसको लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, रो ज़ीरो इज इक्वल टू आर एट ज़ीरो ए ओवर एल, रो एट आर टी एट ए डिवाइड बाई एल। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट हो जाती हैं, आर टी की जगह उसकी वैल्यू और आर नॉट की जगह उसकी वैल्यू। तो अल्फ़ा का जो आंसर आएगा वो इस शेप में आएगा, आर नॉट, और ये आर टी पहले है तो आर टी पहले लिख लेते हैं। आर टी की वैल्यू पुट होगी आर टी इंटू ए माइनस आर नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय टी, ये डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर आ रहा है। अब सेम है बिल्कुल, ठीक हो गया जी। सॉरी, हमने आर टी की वैल्यू पुट करनी थी, ख्याल से हमने उल्ट कर दिया है जी। आर टी की वैल्यू सॉरी हमने पुट करनी थी, तो आर टी की जगह तो यहाँ पे रो टी आएगा। रो टी, आर का जो रिलेशन है
वो हम देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए एक में होगा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए दूसरे के अंदर होगा। तो ये जो रिलेशन बनेगा फाइनल फाइनल सारा कुछ डिवीजन के बाद इसमें वैल्यू जस्ट पुट करनी है। डिवाइड में आर नॉट टी भी आता है, आर नॉट इंटू टी, यहाँ पे आर नॉट भी है ये इनिशियल पॉइंट के साथ, आर नॉट इंटू टी, आर नॉट की जगह भी उसकी वैल्यू पुट होगी। तो ये जो रिलेशन है इसको हम ठीक कर लेते हैं किस तरह से बनेगा। आर की जगह पे सारा रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। आर के बजाय हम नया रिलेशन लिख लेते हैं दोबारा से। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये वैल्यू है तो आर नॉट की वैल्यू निकलेगी रो नॉट एल ओवर ए, और जो आर टी होगा उसकी वैल्यू निकलेगी रो इंटू टी, रो टी इंटू एल ओवर ए, ये वैल्यू होगी। इसको जब हम पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर, इस वाले रिलेशन के अंदर अभी हमने लिखा था, रिलेशन लिखा था अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी, ये रिलेशन था अल्फा का। इस रिलेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। ऊपर वैल्यू आ जाएगी रो टी इंटू एल ओवर ए माइनस रो नॉट इंटू एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू एल ओवर ए मल्टीप्लाई बाई टी। ये जो एल ओवर ए यहाँ से, ये एल ओवर ए यहाँ से, ये एल ओवर ए यहाँ से, सारे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट पे जो स्टेप बचेगा वो होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी, ये रिलेशन लास्ट पे बचेगा। ये रो नॉट रेजिस्टिविटी है एट 0 डिग्री, और जो रो टी है रेजिस्टिविटी है T डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वैल्यूज उसने डिफरेंट शो करवाई हुई है। एग्जांपल आगे दी हुई है, इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। फार्मूला इसके अंदर सारे गिवन है, ये हमने पहले यूज़ किए हैं दोनों फार्मूला। लास्ट में ये इसके फार्मूला एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरह आर टी और आर नॉट उसने मेंशन किया हुआ बाकायदा, सारे वैल्यूज़ गिवन है। ना हो तो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह इसको सॉल्व भी कर लेंगे जी। कलर्स कोड फॉर कार्बन रजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर के लिए या कार्बन रजिस्टेंस के लिए कलर कोड किस तरह से होते हैं। एक नंबर अगर हमारे पास किसी चीज़ की गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो किसी चीज़ की, जैसे ये लास्ट के ऊपर एक एग्जांपल गिवन है, मैं इस एग्जांपल को बता देता हूँ। रेजिस्टेंस ये दी हुई है 27,000 ओहम प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की सॉरी 10% प्लस माइनस 10%, ये क्या होता है, कार्बन के ऊपर 4 बैंड्स बने होते हैं। ये इतना बड़ा होता है, ये जितना बड़ा दिखाया गया ये बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे बिल्कुल बारीक सा, जैसे पेंसिल के अंदर स्प्रिंग होता है इतनी इसका मोटाई का, और सारा गोलाई इसका गोल होता है ये, और बड़ा छोटा सा होता है बिल्कुल ही। एक यानी कि स्प्रिंग अगर पेंसिल का है तो उसके 3 ट्रांजिस्टर ये रजिस्टर हो सकते हैं। 3 रजिस्टर को मिलाए तो तब जाके एक पेंसिल का ये स्प्रिंग का साइज बनता है। जो पहला है फर्स्ट डिजिट, 4 कोड होते हैं। पहला कोड फर्स्ट डिजिट, दूसरा कोड सेकंड डिजिट, तीसरा डिजिट, तीसरा कोड नंबर ऑफ जीरोस को, चौथा कोड टॉलरेंस को। टॉलरेंस मीन कि हमने प्लस माइनस जो भी लिखना है। अब यहाँ पे इसके कुछ कलर्स गिवन है, कैसे ये कलर्स की एक स्कीम आपको याद करनी है कि स्कीम किस तरह है। ये स्कीम है ब्लू, कलर स्टार्ट होते हैं ब्लैक से, डार्क से शुरू करना है सबसे, जो काले से शुरू करना है, याद रखिएगा। जितना डार्क है वहाँ से शुरू करना है, और हमने किधर आना है, वाइट की तरफ आना है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो ये सारी जीरो से स्टार्ट होगी, वैल्यू 9 तक जाएगी। इसको याद करने का आसान तरीका क्या होता है, याद करने के लिए इनके डिफरेंट कोड बनाए जाते हैं। वैसे अपनी आसानी के लिए जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर बनाते हैं ऐसे ही इसके अंदर भी बना लिए जाते हैं कोड्स, ताकि हमें कोई दिक्कत पेश ना आए इनको याद करते हुए। तो
मुख्तलिफ़ किस्म के कोड बनाए होते हैं। ये बनता है बी, बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद आएगा वेरी, वी है ये, वेरी गुड वाइफ। स्टार्ट कहाँ से करना है? ब्लैक से। ये बना बीबी, ये हुआ रॉय, ये कोई ऐसे नाम होता है, बीबी रॉय, जी फॉर ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, जी फॉर गुड, डब्ल्यू फॉर वाइफ। ठीक है जी। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये कोर्स को याद करने का तरीका, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ज़ीरो से। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो ये नाइन तक चलते हैं कोड इस तरह से। ये मैं कुछ शो किया गया इसके अंदर एक बैंड, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है। पहला जो कलर है वो कौन सा कलर है? रेड, दूसरा वायलेट, ऑरेंज और सिल्वर। रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर। रेड, वायलेट, ऑरेंज, ये तीन कलर है। तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, रेड की वैल्यू कितनी है। ये रेड की वैल्यू है, बीबी रॉय, ये रेड है। रेड की वैल्यू टू होती है, तो पहले नंबर पे टू आएगा। पहला असूल क्या होता है इसका? नंबर वन पे जो आता है वो फर्स्ट डिजिट होता है। फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट रेड, डिजिट मतलब इंसा, पहले की जगह पे डिजिट आएगा, दूसरे की जगह पे फिर सेकंड डिजिट आएगा। वायलेट, वायलेट की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी लिखी है इसमें? वायलेट की वैल्यू ये है, वायलेट, वायलेट की वैल्यू सेवन है। और सेकंड नंबर पे वायलेट है तो सेकंड नंबर पे सेवन आ जाएगा। फिर क्या है? ऑरेंज, पहला होता है फर्स्ट डिजिट, पहले नंबर पे डिजिट आता है, सेकंड भी डिजिट होता है, दूसरे नंबर पे भी डिजिट आता है, और जो तीसरा होता है वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है? ऑरेंज की वैल्यू थ्री है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा देंगे, थ्री ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस माइनस फिर क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस दो दो नंबर की होती है। पहला होता है सिल्वर, दूसरा होता है गोल्ड। इनमें से कोई भी हो सकता है। गोल्ड हो तो प्लस माइनस 5%, मतलब इतना फ़र्क हो सकता है उसके अंदर। सिल्वर हो तो प्लस माइनस 10 उसके साथ लगा दिया जाता है। तो ये था उसका कलर कोर्स का। ठीक है, ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।